जो हमारा टॉपिक है वो भारत की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें से एक क्वेश्चन आपको निकाल के देता है और मैक्सिमम आपको इस वाली जो पूरा ये प्रेजेंटेशन चलेगा आपके साथ में आज बहुत ही स्मार्ट मोड के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और ये पूरा प्रेजेंटेशंस आपका जो एग्जाम्स एसएससी लेवल का हो, चाहे आपके पटवारी लेवल का है, चाहे चतुर्श्रेणी का है, जिस किसी भी एग्जाम में भारतीय इतिहास का एक भी अगर उसमें टॉपिक है तो वो टॉपिक आपको यहाँ से क्लिक करेगा भारतीय इतिहास का। और बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की जो संभावना है वो 4 एग्जाम्स में है। एक कांस्टेबल के अंदर है, एक एसएससी जीडी के अंदर है, एक एनटीपीसी के अंदर है, ठीक है, और बाकी स्टेट का एग्जाम तो है ही है। शिक्षक भर्ती वाला, आप में से कोई शिक्षक भर्ती वाला तो है ही नहीं, लेकिन एसएससी वाले जरूर होंगे, एनटीपीसी वाले जरूर होंगे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाले जरूर बैठे होंगे, तो उनके लिए है। हमारा जो आज की क्लास का हेडिंग है वो हेडिंग है आपके सामने, ये हेडिंग लिख लीजिएगा आप, भारत के राजवंश। भारत के राजवंश। अब इस भारत के राजवंश में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस भारत के राजवंश में हम लोग एक तो पढ़ेंगे जो हमारे खुद के यहाँ के हैं, जो हमारे यहाँ के राजवंश है। दूसरा, जो वहाँ बाहर से आए, कुछ समय तक राज किया और चले गए। तीसरे, जो बाहर से आए और यहीं पर क्या हो गए, बस गए। इस तरह से हम भारत के राजवंशों को शुरू करेंगे। और भारतीय इतिहास में सनातन संस्कृति के टाइम पर कोई भी शासन नहीं करता था, सब लोग एक दूसरे से मिलके रहते थे, जिसको हम समाज के नाम से जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इसी समाज को क्या नाम दे दिया? सोसाइटी नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। एक राजवंश आता है हमारे पास जिसका नाम आता है, जो पहले सबसे पहले एक शासन की भूमिका में आता है, उसका नाम है हर्यक डायनेस्टी। इस राजवंशों में हम आपको क्या बताएंगे, कौन तो उसका फाउंडर है, कौन इसका अंतिम जो है राजा रहा है, और इस राजवंश के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला ही आपके सामने हेडिंग आ गया, ये सारे के सारे राजवंश बिल्कुल एक क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं, इनके कालक्रम के अनुसार लिखे हुए हैं। मीन्स ये, अगर आप सारे राजवंश की एक सीरीज बनाओगे और आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिले कि राजवंशों को उनके कालखंड के अनुसार जमाओ, अरेंज द ऑल डायनेस्टी अकॉर्डिंग द रूलिंग पीरियड, तो आप जमा सकते हो। वैसे ही मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जमे हुए हैं, ये सारे नंबरिंग नहीं है, बाकी हैं। तो भारत में सबसे पहले राजा बनने वाला जो, या राजा बनाने वाला या शासन करने वाला जो वंश है वो कौन सा है? हर्यक वंश है, ठीक है। हर्यक वंश किस पर राज करता था? मगध पर। मगध, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, बिहार, पटना के नाम से जानते हैं ना, पाटलिपुत्रा पटना, ठीक है। तो ये हर्यक वंश था। लेकिन हर्यक वंश से पहले ये जो राजवंश ने, इसने स्टार्टिंग कहां से करी है? मगध से करी है। मगध से शासन करना प्रारंभ किया, मगध से शासन करना प्रारंभ किया, ठीक है। लेकिन मगध पर हर्यक वंश से पहले किसका शासन था, कौन रूल करता था? कोई तो नाम होगा हमारे पास, क्योंकि किसी को हटाकर ही कोई हमेशा राजा बन सकता है, ठीक है ना। तो इस समय आपको हम ये जानकारी देते हैं कि मगध पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त। और बृहदत्त कौन था? जरासंध का नाम सुना आपने किसी ने? जरासंध। श्री कृष्ण का नाम तो सुना होगा, कंस का नाम तो सुना होगा। उस कंस के डायनेस्टी के अंदर से एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम होता है जरासंध, ठीक है। और जरासंध का पोता था जिसका नाम था बृहदत्त। उसके बाद उसको हटाकर बिंबिसार जो है मगध का राजा बनता है। आपके लिए केवल जानकारी इतनी सी लिखनी है कि मगध पे राज करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? द फाउंडर, ठीक है, यह है इसका संस्थापक। और नाग दशक जो है इसका अंतिम शासक है। हेडिंग इसी तरह से बनाइएगा, वंश का नाम, संस्थापक शासक और अंतिम शासक, नेम ऑफ डायनेस्टी,
फाउंडर एंड लास्ट रूलर, नेम ऑफ डायनेस्टी, फाउंडर और लास्ट रूलर, वंश का नाम, संस्थापक और नाग दशक। जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं आपको बताऊंगा भी और स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। आज आपको लाइव दिखाने की बजाय पूरी तरह से प्रिपेयर है ये जो दिखाई जाएगी, ठीक है। और कल की जो चीजें रह गई थी वो भी आज आपको शो अप हो जाएंगी। तो पहला राजवंश समझ में आया आपको, कौन सा राजवंश राज करता है? हर्यक। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार है ये। क्या नाम है इसका? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन सा है? नाग दशक है। नाग दशक नाम है इसका, है ना, नाग दशक है, नग दशक नहीं है, नाग दशक है, ठीक है। अब होता क्या है, इसी डायनेस्टी का, यानी कि ये जो नाग दशक है, इस नाग दशक का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है शिशुनाग। इसका सेनापति जो है उसका नाम क्या है? शिशुनाग। ये जो नाग दशक है अपने दादा पिता के समान इतना बहादुर नहीं है जो राज कर सके, और ये सारा का सारा काम किससे करवाता था? शिशुनाग से। कुछ भी काम करना होता तो किससे राय लेता था? शिशुनाग से, क्योंकि शिशुनाग इसका क्या है? कमांडर है, सेनापति है। और इस सेनापति को ये गुरूर हो गया, ये ऐसा फील हो गया कि इस पूरे मगध पर जो है मैं ही तो शासन कर रहा हूं। राजा कहने का तो कौन सा है? नाग दशक है, लेकिन रूलिंग कौन कर रहा हूं? मैं ही कर रहा हूं। तो क्यों ना मैं वास्तव में शासक बन जाऊं, वास्तव में शासक बन जाऊं। तो फाइनली एक रात मिडनाइट में, आधी रात में शिशुनाग ने नाग दशक की क्या कर दी? हत्या कर दी, उसको मार दिया, और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम है नाग वंश या फिर शिशुनाग वंश, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है कि हर्यक वंश का अंत किसने किया? हु डिस्ट्रॉय हर्यक डायनेस्टी? शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? नाग दशक का सेनापति था। ये छोटी छोटी चीजें हैं और यह छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। जहां तक मैं आपको सारी चीज बता दूंगा, लिख पाओगे आप सब लोग? ये है ना? है? नाग दशक के सेनापति शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करी जो अब आने वाला है, जो इसके बाद आएगा, ठीक है। अभी तक पांच लाइनें गिना सकता हूं जो इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन कि मगध पे राज करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तीसरी लाइन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? चौथी लाइन, हर्यक वंश का को मिटाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पांचवी लाइन, शिशुनाग किसका सेनापति था? बस ये 5 लाइनें, कंसेप्ट तैयार हो गए आपके आगे। अब इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं निकलता हर्यक वंश में से, क्योंकि मगध पर राज करने वाला पहला राजवंशी कौन सा है? हर्यक है, ठीक है। देखते हैं अगला राजवंश। अगला राजवंश आगे आपके शिशुनाग वंश का नाम ही क्या है? शिशुनाग वंश। वंश का नाम है शिशुनाग वंश और इसका फाउंडर कौन है? शिशुनाग है, ठीक है। इसका अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। ये है इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक। इसके साथ भी वही इतिहास दोहराया जाता है जो इसने हर्यक वंश के साथ दोहराया था। हाँ, इसका भी एक सेनापति है, उस कमांडर का नाम है महापदम नंद। इस सेनापति का नाम क्या है? महापदम नंद। और महापदम नंद के द्वारा इस वंश का क्या कर दिया जाता है? नाश कर दिया जाता है, शिशुनाग को, ठीक है। लेकिन शिशुनाग के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूं आपको कि शिशुनाग वंश जो है ये ब्राह्मण वंश है, ठीक है। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण वंश है, ठीक है। आपको केवल इसमें से इतना ही याद रखना, शिशुनाग में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को मारने वाला महापदम नंद, महापदम नंद। और महापदम नंद जब फिर राजा बन जाता है मगध का, तो फिर अपने सरनेम से ये एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है नंद वंश, ठीक है।
इस पे 3-4 फैक्ट्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वंश का नाम कौन सा हो गया? नंदवंश। संस्थापक कौन है? महापद्म नंद संस्थापक है। ठीक है, इस महापद्म नंद के 108 बेटे थे। ठीक है, और 68 लड़कियां थी, 68। 108 लड़के थे और 68 लड़कियां थी। हाँ हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है? भले ही च्यवनप्राश उस समय नहीं चलता था, लेकिन अश्वगंधा तो था, है कि नहीं है? वो सारी जड़ी बूटियां उस समय भी रहती थी जो इस समय भी है, बस अभी प्राइस महंगा है, उस समय क्वांटिटी ज्यादा थी। तो इसके 108 पुत्र थे। 108 पुत्र में से 108वां, हाँ 108वां जो पुत्र था उसका नाम क्या था? घनानंद, जो अंतिम शासक बना। महापद्म नंद ने यानी नंद वंश की जब स्थापना करी थी, तब यह वंश मगध पे बहुत अच्छे से रूल कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो राजवंश है, ये जो वंश है, इसकी जो माता है वो माता थी एक शूद्र। कौन थी? शूद्र माता थी। दैट्स शूद्र मतलब आप जानते हो ना, शूद्र कितने वो होते हैं हमारे सामने? हाँ, हमारे पास होते हैं ना 4 ग्रुप्स होते हैं। वर्ग कितने बताए गए हैं? 4 वर्ग होते हैं ना। एक का नाम होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, है ना, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्रा। यही तो है 4 वर्ग। ब्राह्मण जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? केवल बोलना और ज्ञानवर्धक बातें करना। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ब्रह्मा के मुंह से मानी गई है, मुख से मानी गई है। क्षत्रिय, इसका क्या धर्म है? कमजोरों की सहायता करना, ठीक है, या फिर शासन करना। और इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से कहां से मानी गई है? भुजाओं से मानी गई है ना, बाइसेप ट्राइसेप से मानी गई है। वैश्य, वैश्य का क्या धर्म है? इसको आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान देना है। शासक को जो है उसके क्रियाकलाप में जो योगदान हो सकता है वही देना है। जैसे अगर बोला जाए कि भारत की जो सरकार है उसे कौन चलाता है? क्या नेता लोग चलाते हैं क्या देश की सरकार को? पैसे वाले चलाते हैं देश की सरकार को, पैसे वाले। ये बिजली महंगी होगी कब, सस्ती होगी कब, ये डिसाइड करते हैं बिजली बनाने वाले। सरकार थोड़ा ना बिजली बना रही, कंपनियां बना रही हैं। कंपनी वाले बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। पेट्रोल महंगा कब होगा, सस्ता कब होगा, ये सब वो डिसाइड करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, सरकार नहीं करती है। सरकार को तो रेवेन्यू से मतलब है। ठीक है, शूद्र जो इन तीनों वर्गों की सेवा करे वो है शूद्र। शूद्र की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा के नाखून से मानी गई है, पैरों के नाखून से। ठीक है, और वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा की थाई से मानी गई है, जांघों से। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे लिखी गई है? ऋग्वेद में। कहां पे लिखी गई है? ऋग्वेद में। तो इस हिसाब से ये शासन करना किसको चाहिए था? क्षत्रिय वंश को करना चाहिए था, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं है, ये कौन है? शूद्र है। यानी कि ये क्या है? कपटी है। कपटी मतलब धोखे से इसने क्या किया? एम्पायर को एक्सेप्ट कर लिया या उसको कैप्चर कर लिया धोखे से। इसको कोई राजा बना सकता था क्या? शूद्र को कौन बनाएगा? आप सब लोग जानते हो भाई, हमारे घर में साफ सफाई करने वालों को हम कितना घुसने देते हैं, थली तक। कभी बुलाया? लाओ जी गेस्ट रूम में बैठते चाय कॉफी पीते हैं, हुआ कभी ऐसा? दिवाली के दिन नहा धो के भी है ना सेंट वेंट लगा के, तो ही नहीं घुसाओ तुम लोग? नहीं होगा, नहीं संभव है, क्योंकि वो कम्युनिटी हमको पहले से ही सिखाया गया है भाई साहब, पानी भी ऐसे पिलाना है कि नहीं? सिखाया गया है ना। अब वो बड़ी बड़ी बातें कर लो, मौका मिल जाए, जात पात कुछ नहीं होती, हम सबको मिल के रहना चाहिए। और खुद के घर में आ जाए तो कोई देखने वाला, भाई जात वात तो होती तो है। चलो, तो ये शूद्र वंश था, और ये शूद्र वंश की माता होने के साथ ये क्रूर वंश था। क्रूर मतलब मगध पर सबसे पहले किसी ने अत्याचार प्रारंभ करा तो वो वंश कौन सा है? नंद वंश। जितना बाप अत्याचार करता था उससे ज्यादा 4 गुना अत्याचारी था ये घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घनानंद इतना खतरनाक क्रूप व्यक्ति था। क्रूप मतलब इसका चेहरा तुम देख लो ना तो तुमको खाना नहीं भाई, इसलिए मैंने इसकी फोटो नहीं लगाई, पता चले तुम लंच ना करो। ये ऐसा व्यक्ति था इसकी। ठीक है,
इस घनानंद के टाइम पर एक यूनिवर्सिटी जो है अफगानिस्तान वाले एरिया में चलती थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये इसके टाइम पे चलता था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय का मालिक ये था अफगानिस्तान वाले एरिया में, राजस्थान मतलब कि इंडिया से बाहर है, हमारे पास नहीं है ना। तो उसके रूलिंग एरिया में था, यानी उसके शासन एरिया में था। और यहाँ का जो प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर का नाम बताता हूं जो यहीं से पढ़ा था, उसका नाम था कौटिल्य। उसका नाम क्या था? कौटिल्य। मैंने बताया था आपको कौटिल्य का नाम कौटिल्य क्यों है, क्योंकि ये कौटिल्य ट्राइबल से यानी जाति से था, इसीलिए इसका नाम कौटिल्य। जबकि इसका रियल नेम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है इसका? विष्णुगुप्त है। और इसकी नीतियों की वजह से हम इसको कौन सा नाम देते हैं? चाणक्य हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, तो घनानंद के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि घनानंद का जो यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला थी। और उसमें वहां का लेक्चरर कौन सा था? ठीक है, और इसी के टाइम पर, इसी घनानंद के टाइम पे टाइम पीरियड आता है आपके 326 बीसी। 326 बीसी, ये बीसी मतलब ईसा पूर्व, इसको बोला जाता है ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व भारत पर पहली बार अटैक हुआ किसका? सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण 326 में जब हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के दौरान भारत का शासक कौन था? घनानंद। यही तो समझाना चाह रहा हूं। हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग अटैक ऑफ सिकंदर ऑन द इंडिया? सिकंदर पर भारत का अटैक का आक्रमण के दौरान भारत का शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद कौन था? घनानंद था। ठीक है, और सिकंदर के पास दो कमांडर थे, एक नेवी कमांडर था जिसका नाम था नियाकस, और एक आर्मी कमांडर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। आप भूलेंगे नहीं शायद मेरे हिसाब से, उसको वापस नहीं देखेंगे, हमने पहली क्लास में हमने बात किया। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ही वॉज द रूलर फ्रॉम मैसोडोनिया। कहाँ का शासक था ये? मैसोडोनिया। मैसोडोनिया का शासक। मैसोडोनिया कहाँ पर आता है? ये ग्रीक में आता है। टर्की वाला जो एरिया चलता है उसके आगे का एरिया है ग्रीक, मैसोडोनिया। सिकंदर के पिताजी का नाम आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, आप में से किसी को याद? व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ अलेक्जेंडर? अरे भाई, अलेक्जेंडर सिकंदर को बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं, है ना। तो सिकंदर के पिताजी का नाम है किसी को पता? अपने पिताजी का नाम तो सबको पता है, अरे है ना धीरज, पता है ना अपन को? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। लेकिन सिकंदर के पिताजी का नाम, उसके नाम से तो एक ट्यूबलाइट आती है। हाँ है फिलिप्स। इसके पिताजी का जो नाम था वो था, हाँ फिलिप्स। फिलिप्स, इसके पिताजी का नाम था फिलिप्स। ठीक है, इसकी वाइफ के नाम से साबुन आती है, रेक्सोना। हाँ, रेक्सोना नाम नहीं सुना आपने साबुन का? अरे ब्यूटी शॉप है भाई साहब, लुगायों की छोरियों की पहली पसंद, लगाओ खूबसूरती पाओ, बहुत चलती थी वो तो पूछना पड़ेगा यार, आज पूछ के बताता हूँ, देख बातचीत होती तो मेरी। रेक्सोना नहीं, जहाँ डी मार्ट जा साबुन वाले सेक्शन में जा, जब देखे जब चॉकलेटे वाले सेक्शन में घूमता रहता है, रेक्सोना नहीं आती, नाम बदल गया होगा जी, दूसरा कर दिया होगा। तो महंगी होगी महंगी होगी। खैर कोई ना, आपको तो बस इतना सा याद रखना है कि सिकंदर कहाँ का शासक है, पिताजी का नाम क्या है? फिलिप्स। महिला का नाम तो नहीं पूछा गया, सेनापति का नाम पूछा जा चुका है। एक और बात बता देता हूं, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? इसका जो घोड़ा है उसका नाम है बुरकाफेला। बुरकाफेला, सिकंदर के घोड़े का नाम है बुरकाफेला। बुरकाफेला, इसके घोड़े का नाम है बुरकाफेला। ठीक है, इसकी डेथ कहाँ हुई थी, कब हुई थी? इसकी डेथ 325 में हो गई और 323 में हो गई थी, 3 साल बाद ही। ठीक है, पीछे चलेगा, बीसी का टाइम पीरियड और उल्टा चलेगा,
बेबीलोन में। अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है, तो बेबीलोन के अंदर। और बेबीलोन कहाँ पे आता है जानता है कोई? ईरान में आता है। बेबीलोन आता है ईरान में। सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है? बेबीलोन में है। इट इज जीके। ये सारे कंसेप्ट है, ये सारे मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि यही सबसे मेन है। हाँ पूछो। सिकंदर की मम्मी थी, लेकिन सिकंदर की मम्मी का नाम नहीं बता रहा मैं आपको। माँ को कौन पूछता है? पिताजी को पूछते हैं या लुगायों को पूछते हैं? ये तो केवल एक ही है जो माँ को पूछ रहा है। एक कूलर लेके आया, महंगा है, पापा ने पूछा इतना महंगा लाने की क्या जरूरत थी, कि माँ तो एक ही है। तो एडवर्टाइज ही आ सकते हैं, एडवर्टाइज पूछते हैं माँ को। बच्चा गंदा हो गया, माँ ने साफ किया, दाग अच्छे होते हैं। बाकी कौन पूछता है यार। हम साथ साथ के अंदर भी सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जा रहा था? पिताजी को दिया जा रहा था। हैं? बच्चे सिकंदर के बच्चे नहीं थे। इसकी जो डेथ है वो लू लगने से हो गई थी। लू, डायरिया, मतलब गर्मी का मौसम था। ये इस तरफ जा रहे थे ईरान वाले एरिया में, अरब के मरुस्थल को पार करे थे। गर्मी बहुत तेज थी, जून का महीना था, बहुत ज़्यादा हीट हुई, प्यास लगी, पानी नहीं मिला, गंदा पानी पिया, पेट दर्द हुआ, डायरिया हुआ, डेथ। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी तक कितने वंश बताए मैंने आपको मगध के लिए? 3 बता दिए। पहला राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का लास्ट रूलर नागदशक। ठीक है। हर्यक वंश का अंत किसने किया? शिशुनाग ने। शिशुनाग किसका सेनापति था? नागदशक का था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने कौन से वंश की स्थापना करी? नंद वंश की। और महापद्म नंद का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के दौरान भारत में राज कौन कर रहा था? घनानंद कर रहा था। ये सारे क्वेश्चन है, इनके बीच में नहीं हुआ। नहीं, इनके बीच में नहीं। आपने क्लास मिस करी थी क्या? आज ना, आज ही आए, पहली क्लास थोड़े ना आपकी है। पहले आए थे ना, अभी 2 दिन नहीं आए आप। हाँ, तो उस 2 दिन के अंदर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, सिकंदर के बारे में। बहुत बड़ी स्टोरी चलती है, अगर वो वापस शुरू कर दूंगा तो फिर पूरी क्लास उसमें चली जाएगी। सबको याद है ना वो कैसे अटैक किया था, क्या लेकर आया था, कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की बहुत अच्छी स्टोरी चलती है, थोड़ा सा उसमें टाइम चलता है, फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेना, है ना। हाँ, वो उसमें हो गया। अभी चल रही थी ना, कौन सी क्लास चल रही थी? कल की थी, परसों की थी? परसों की थी। देख लेना, उस पर देख लेना आप एक बार, लास्ट के हैं, लास्ट में देख लेना, और नहीं समझ में आए तो मुझसे वापस पूछ लेना। चलिए अगला। अब जो आप सिकंदर की बात कर रहे थे ना, वापस स्टोरी फिर यहां से शुरू होती है आगे से। देखो अब इसको मैं समझाता हूं। बात करते हैं मगध की। मगध का एक समय शासक है आपके सामने, घनानंद। शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप समझिए ना। और मैसेडोनिया का शासक है कौन? सिकंदर। मैसेडोनिया के पास 2 कमांडर हैं, एक का नाम है नियाकस और एक का नाम है सेल्यूकस। ठीक है। सिकंदर अपनी पूरी आर्मी को लेकर आ जाता है, किस पर अटैक करने के लिए? मगध पर। हाँ, मतलब मगध पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? मगध पे अटैक करने लगता है। लेकिन मगध पे आने से पहले, ये अगर इंडिया है, ये मगध है, तो आने से पहले उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम क्या था? तक्षशिला था। हाँ या ना? थी ना। और तक्षशिला का प्रोफेसर कौन था? ये अभी अभी बताया मैंने आपको। तो जब इसको ये पता चला कि सिकंदर जो है यहाँ रुकेगा नहीं, वो और आगे बढ़ेगा, तो चाणक्य इंफॉर्मेशन देने किसको आ गया? घनानंद को। घनानंद ने इसकी बात नहीं सुनी और इसको बेइज्जत करके भगा दिया। लेकिन चाणक्य को अभी अपने अपमान का बदला लेने से ज्यादा जरूरी था इसकी रक्षा करना, मगध की जनता की। तो चाणक्य जब वापस जाता है तो इन बिहार के जंगलों में इसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त नाम मिलता है। वो इसको कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो कहता है क्या बताइए क्या करना है? कि हमको मगध की रक्षा करना है। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी चीज, है ना। तो चंद्रगुप्त कहता है बताइए क्या करना है गुरुदेव?
तो कहता है कि तुम अपने जितनी भी सेना है, छोटी मोटे जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं, उन सबको लेकर आओ और अपने आप को किसमें शामिल कर दो, सिकंदर की सेना में शामिल कर दो, और वो क्या क्या काम करता है उसको देखो और मुझे सूचना दो। ये सारी चीज बताता है। तो इसके बाद सूचना पहुंच जाती है कि सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने वाली है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? व्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, बाकी सारी नदियों को पार कर गया, लेकिन मगध में आने के लिए उसको कौन सी नदी को पार करना बाकी रह गया? व्यास को। ये इंफॉर्मेशन मिल गई किसको? चाणक्य को। चाणक्य ने बोला कि तुम अपने सारे सैनिकों को लेकर व्यास नदी के अंदर छुपे रहो, जब भी वो इस नदी को पार करने आए, जो भी आए उसको क्या कर दो? मार दो, काट दो। ठीक है, इसने ऐसा ही करना शुरू किया। ये लोग डर गए, इन्होंने चाणक्य से पूछा कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहा कि ये नदी शापित है, आप लोग आगे नहीं जा सकते। फाइनली नियाकस ने कहा कि मैं अपनी सेना को ऐसे मरने नहीं दूंगा, अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम वापस कहां लौट जाएंगे? ग्रीक लौट जाएंगे। सेल्यूकस निकेटर ने इसको मना कर दिया, नहीं भैया ऐसा शापित वापित कुछ नहीं होती है, हमें आगे चलना चाहिए, बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन ये बात सिकंदर के पास पता चली, तो सिकंदर ने कहा चलो जैसे नियाकस कह रहा है वैसा हम कर लेते हैं। ये वापस बैक जाते हैं। 323 में डेथ किसकी हो जाती है? सिकंदर की डेथ हो जाती है। मैसेडोनिया का अगला शासक जो सीनियरिटी के हिसाब से कौन बन जाता है? नियाकस बन जाता है। नियाकस बनने के साथ सेल्यूकस निकेटर को वहां से भगा देता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी आर्मी लेके पूर्व आ जाता है, व्यास नदी को पार कर लेता है और कहां तक पहुंच जाता है? मगध तक। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये मगध पहुंचता, उससे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से किस वंश का नाश कर दिया? घनानंद। इस वंश को मिटा दिया, क्योंकि घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, और घनानंद की लड़की है, उससे ये क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। अब जब ये सेल्यूकस निकेटर अपनी पूरी सेना को लेकर मगध के ऊपर अटैक करने आता है, तो चाणक्य उसको सारे तरीके बताता है, कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, और फाइनली चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस निकेटर को चारों तरफ से घेर लेता है। और सेल्यूकस निकेटर को जब ये पता चलता है कि वो अब नहीं जीत सकता, तो अपनी बेटी को आगे कर देता है, और अपनी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज ऑफ इंडिया, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। इसकी बेटी का नाम हेलेना और कॉर्नेलिया दोनों नाम माने जाता है। अभी समझ में आया? इसको डिटेल में पढ़ाया था क्लास में। ये था शॉर्ट के अंदर, आई होप कि आपको समझ में आया, बाकी ने जो लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इट्स रियल। ठीक है, ये रियल है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना करी? किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री, उसका नाम है चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरे नाम क्या मिलते हैं हमको? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, और चाणक्य ने एक टेक्स्ट लिखी है, उस टेक्स्ट का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। हु रॉट अर्थशास्त्र? चाणक्य। अर्थशास्त्र में कितने लेसन है? 15 लेसन है। कितने टॉपिक हैं? 180 टॉपिक्स हैं। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत भाषा में है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि के अंदर है। और क्या बताया गया है कि हमको शासन कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसकी जो थीम है, वो थीम क्या है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, है ना। इसकी थीम क्या है? राजनीति शास्त्र, राजनीति विषय पे आधारित है। राजनीति शास्त्र विषय पे आधारित, विषय पर आधारित। और इसी में एक प्रिंसिपल दिया गया, उस प्रिंसिपल का नाम बताया था मैंने आपको, कौन सा? सप्तांग सिद्धांत। कि किसी भी राजा को शासन करने के लिए 7 चीजों की जरूरत होती है। 7 के बाद 8वीं चीज हो तो ठीक है, ना तो ठीक है, लेकिन 7 मिनिमम है। कौन कौन सी? राज्य होना चाहिए, किला होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, कोष होना चाहिए, सेना होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए। ये 7 हो जाते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के अंदर बहुत सारे रूलर आते हैं, जिसमें एक रूलर का नाम हमको नहीं भूलना है। एक रूलर आता है जिसका नाम आता है बिंदुसार, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। ठीक है, बिंदुसार जो है ये बहुत ज्यादा, इसको शादियों का बहुत शौक था, बहुत शादियां करता था ये, है ना, बिंदुसार। और बिंदुसार ने सबसे ज्यादा मगध का विस्तार किया था। बिंदुसार के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो ये है कि इसके दरबार में एक फिजिशियन था, और उस फिजिशियन का नाम था
जीवक। फिजिशियन मतलब चिकित्सा, वो मतलब चिकित्सा मंत्री बोलो या फिर आप उसको क्या बोलो, डॉक्टर बोलो या फिर वेद बोलो, राजवेद, राजवेद। अब इस राजवेद को इसने जीवक को इन्होंने भेजा था किसका इलाज करने के लिए? महात्मा बुद्ध का इलाज करने के लिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। अब क्वेश्चन केवल इतना सा आता है, महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए जीवक को किसने भेजा? बिंदुसार ने, बिंदुसार ने। और बिंदुसार कौन से वंश से है? मौर्य वंश से। जबकि बिंबिसार कौन से वंश से है? हर्यक वंश से। बिंबिसार किससे है? हर्यक वंश से। और बिंदुसार मौर्य वंश से है। ठीक है, इस बिंदुसार के लगभग 101 बेटे होते हैं। कितने होते हैं? 101 बेटे होते हैं। अरे फिर वही बात, फिर मैं वही बोलूंगा, चमनप्राश नहीं था, जड़ी बूटियां तो थी। 108 101 बेटे थे, है ना। 101 बेटों में जो सबसे पहले नंबर का था उसका नाम था सुशीम। क्या नाम था? सुशीम। ठीक है, और सॉरी बिंदुसार के बाद इसमें नाम मिलेगा एक अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम आएगा यार, अजात शत्रु के आएंगे बेटा, इसके नहीं आएंगे। अजात शत्रु, नहीं नहीं सही सही है, हाँ सुशीम। और जो 99 नंबर का लड़का है, 99 नंबर का, उसका नाम है अशोक। ठीक है, और जो 101 नंबर का लड़का है, 101 नंबर का लड़का है, उसका नाम है उसका नाम क्या मिलता है? उदयन करके, या नहीं उदयन नहीं, कुछ और नाम मिलता है, छोटा सा होता है, सुशीम। 101 लड़का मान लो मॉन्क बन जाता है वो, है ना। हाँ 101 वाला, ठीक। तो 99 नंबर पर अशोक था। अशोक का मतलब होता है जिसको किसी भी बात का शोक ना हो, यानी कि जिसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, उसी का नाम क्या होता है? अशोक होता है। ठीक है, सुशीम इसका पहला बेटा है। सुशीम बिंदुसार के टाइम पर इसी मगध राज्य के अंदर एक एरिया आता है जिसका नाम आता है कश्मीर। और कश्मीर में कुछ लोग जो है विद्रोह कर देते हैं, तो बिंदुसार जो है अपने बेटे सुशीम को कश्मीर भेजता है कि भैया जाओ वहां पे शांत करके आओ। तो कश्मीर वाले जो है सुशीम के 2-3 थप्पड़ मार देते हैं, भाग यहाँ से, आया हमें चुप कराने वाला। सुशीम ने पिताजी को फोन किया, पिताजी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, तो मेरे से तो नहीं संभल रहा। वाह वाह, उसको बुलाओ फिर उद्यमी को। कौन? अशोक को बुलाओ। अशोक जाता है कश्मीर में, सारा विद्रोह के साथ जो भी बातचीत करनी थी वो कर लेता है, और अपने एक जो सेना मतलब कि एक कमांडर होता है, एक जो सैनिक होता है, उसको कहता है मेरे पिताजी को जाके कह दो कि आज के बाद कश्मीर में कोई विद्रोह नहीं होगा। वो वैसे ही बात जाके बिंदुसार को कह देता है कि महाराज आज के बाद कश्मीर में कोई विद्रोह नहीं होगा। तो महाराज पूछते हैं बिंदुसार जी ऐसा क्या किया अशोक ने जो आज के बाद विद्रोह नहीं होगा? उसने सबको मार दिया, अब वहां पे कोई आवाज नहीं उठाएगा। अरे यार ये बहुत खतरनाक आदमी, मुझे उससे डर लगने लगता है। और फाइनली फिर अशोक जाने लगता है, तो उसके दिमाग में आता है यहाँ मैं आया हूं तो कुछ तो करके जाऊं, वरना लोग मेरे को याद क्या करेंगे। तो अशोक ने झेलम नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? श्रीनगर। अब ये श्रीनगर अशोक के नाम पे नहीं है, यहाँ इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था श्री। अब ये फैक्ट्स हैं छोटे छोटे से, अब वो नहीं जानना है हमको, लेकिन हमको पहले ये जानना है कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नियर बाय बैंक ऑफ झेलम। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ। बसाने वाला कौन है? महान। महान शब्द हम 3 लोगों के सामने लगाते हैं, एक अशोक के, एक अकबर के, और एक तीसरा किसके लगाते हैं बताओ? महाराणा प्रताप के। तो फिर तीसरा किसके लगाते बताओ? 3 जगह ही महान शब्द लगता है, एक अशोक के, एक अकबर के, तीसरा नाम बताओ। ये तीनों बहुत बड़े शासक हुए थे, बताना मेरे को आप। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अशोक की बहुत भी अच्छी अच्छी बातें भी हैं, जैसे इसने जो है इसने श्रीनगर राज्य के साथ साथ इसने बौद्ध धर्म को श्रेय दिया, इसने अभिलेख लगवाए खरोष्ठी वगैरह में, ब्राह्मी लिपि के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे से काम इसने किया, इसलिए हम इसको अशोक महान कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अगला वंश कौन सा है? शुंग मित्र। ठीक है,
और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदत्त, इसका भी कमांडर था पुष्यभूति शुंग। क्या कमांडर था इसका? पुष्यभूति शुंग। और पुष्यभूति शुंग ने इस बृहदत्त को मार दिया और एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी जिसका नाम क्या है? शुंग वंश। ठीक है, और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति शुंग। पुष्यभूति शुंग। और ये जो वंश है आपको ये याद रखना है, ये क्षत्रिय वंश नहीं है, ये कौन सा वंश है? ब्राह्मण वंश है। मगध पे राज करने वाला पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है? शुंग वंश है। मगध पे राज करने वाला पहला ब्राह्मण शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। मगध पे राज करने वाला पहला ब्राह्मण शासक, जबकि ब्राह्मण को शासन का अधिकार था क्या? नहीं है। उसको तो केवल क्या है? ज्ञान बांटना है ना, उसको शासन थोड़ा ना करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है शुंग वंश का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। उसने ब्राह्मण वंश के तौर पे होने के बावजूद भी मगध पे राज किया। और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा चीज कौन सी प्रिय है? पूजा पाठ। तो अभी इससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिय है ब्राह्मणों को पूजा पाठ करना। कब से प्रिय होने लग गया? आप ब्राह्मणों को अगर ये बोलोगे कि पूजा पाठ करना है आ जाना, तो वो नहीं आएंगे भाई। लेकिन अगर आप नहीं, खाने के अलावा पैसे पैसे ऐसे ब्राह्मण को पैसे ऐसे बोलेगा, ब्राह्मण तेरे को तो पैसे चाहिए इसलिए तू आता है ये कसब करता है ऐसे। ये वरदान दक्षिणा, ब्राह्मण जी हम आपको दान दक्षिणा देंगे। हाँ हाँ चलो चलो, कहाँ चलना? पैसे पैसे नहीं, ब्राह्मण भाई साहब दुखती रग होती है वो, है ना, दान दक्षिणा। और सबसे बड़ा दान कौन सा है? सही है, सबसे बड़ा दान रक्तदान नहीं है रक्तदान महादान, ये सिर्फ कहने की अच्छी चीजें हैं। सबसे बड़ा दान है जमीन दान, भूमि दान। क्योंकि जमीन आप किसी को ऐसे फोकट में नहीं दे सकते हो। अरे भाई इतने से छोटे से टुकड़े के लिए माथा फोड़ देते हैं लोग, एक ईंट जितनी जगह के लिए। तू बटी ना कसक, तू अटी ना कसक, इतनी सी चीज में। ठीक है, और इससे पहले जितना भी दान पुण्य दिया जाता था पूरे सोसाइटी के अंदर, वो दिए जाते थे पैसे, ठीक है, कुछ और हीरे मोती जवाहरात, कुछ और चीज। लेकिन पहली बार भूमियों का दान करना शुरू किया कौन से वंश ने? शुंग वंश ने। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूमि दान परंपरा शुरू करी, भूमि दान। दे स्टार्टेड लैंड डोनेशन, डोनेट, भूमि दान करना प्रारंभ किया, और इन्होंने भूमि दान किसको करी होगी? ब्राह्मण को करी, शूद्रों को थोड़ा ना देंगे ये, क्षत्रियों को तो भूले से नहीं देवेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले भूमि दान परंपरा का शुरुआत करने वाला कौन सा वंश है? शुंग वंश है। और किसने शुरुआत करी है? पुष्यभूति शुंग ने। ठीक है, इसके बाद लास्ट रूलर, अंतिम शासक देवभूति, अंतिम शासक। अब इसने कोई कर्मकांड अच्छा सा नहीं किया जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। देवभूति शुंग का पूरा नाम क्या है? देवभूति शुंग। मगध पर कितने राजवंश हो गए? कौन सा वाला है ये? हाँ, कौन सा वाला है? पहला। पहला कौन सा है? हर्यक वंश। दूसरा कौन सा है? शिशुनाग वंश। तीसरा कौन सा है? नंद वंश। नगद वंश, नगद पैसे याद आ रहे हैं यहाँ पे भी। नंद वंश। चौथा कौन सा है? मौर्य वंश। पांचवा कौन सा है? शुंग वंश आ गया। ठीक है, ये 6 वंश आएंगे, एक छठा और आएगा। ठीक है, और याद रखना है आपको। हालांकि इस वंश और आगे वाले वंश के बीच में कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टियाज आ जाती है, लेकिन वो अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वेदांत क्लासेस की ऐप है, आप लोगों के फोन में इंस्टॉल है या नहीं है? क्योंकि ये सारी पीडीएफ जो है आपको मिलेगी इसी पर, ध्यान रखिएगा। कंटेंट, कण्व वंश। कौन सा वंश है अगला? हाँ ठीक है, कण्व वंश, छोटा सा वंश है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्षत्रिय वंश है। और ये जो वासुदेव है ये किसका सेनापति है? देवभूति का। किसका सेनापति? देवभूति का। उसने कहा ब्राह्मणों को राज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हर परिवार में हर व्यक्ति बहादुर नहीं होता, किसी एक पीढ़ी में ही 1-2 बहादुर निकलते हैं।
अब 5-6 शासकों ने जो ब्राह्मण वंश के थे उन्होंने मगध पर रूल कर दिया और क्षत्रिय उसके अंडर में काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक क्षत्रिय ने जन्म लिया जिसने बोला मैं टक्कर लूंगा, और वो व्यक्ति कौन था? वासुदेव। उसने बोला मैं रूल करूंगा मगध पे, क्योंकि मेरा जो कुल है वो क्या है? क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ठीक है, तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कौन से नए वंश की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? सुषमा हो गया। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुषमा हो गया। ठीक है, कितने वंश हो गए? 6 हो गए। पहला राजवंश बताओ मगध पर, और एक दूसरा बताओ, तीसरा बताओ नंदवंश, चौथा बताओ, पांचवा बताओ, पांचवा शुंग, और छठा बताओ कर्ण। ये 6 के 6 पिन पॉइंट पे याद होने चाहिए, 6 के 6 के संस्थापक याद होने चाहिए, 6 के 6 के अंतिम शासक याद होने चाहिए। वही मैं अब लिखने जा रहा हूं। ठीक है, मगध के राजवंश, मगध के राजवंश। ठीक है, पहला कौन है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मेरे लिखने से पहले आवाज आनी चाहिए। लास्ट रूलर कौन है? नाग दशक है। ठीक है, इसके बाद कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? खुद है शिशुनाग ही है। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन है। अंतिम शासक नंदीवर्धन है। इसके बाद कौन है? नंदवंश है। नंदवंशी तो है। और कौन है फाउंडर? महापदम नंद है। और अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। और घनानंद का नाम आते याद आना चाहिए अलेक्जेंडर का अटैक 326 बीसी। कहां से आया था? मैसोडोनिया से। सेनापति नियाकस और सेलुकस निकेटर। मगध का शासक, मगध का जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला, उसका आचार्य कौन है? चाणक्य है। ठीक है, और उसने किसकी मदद से जो है सिकंदर को वापस भिजवाया था? चंद्रगुप्त की। और घनानंद का नाश किसकी सहायता से किया था? चंद्रगुप्त से। ठीक है, अगला राजवंश मौर्य वंश। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट शासक बृहदत्त। ठीक है, मौर्य के बाद कौन आया? शुंग वंश। यही तो आया था ना भैया, शुंग वंश। और इसका फाउंडर कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति शुंग। और लास्ट में कौन है? देवभूति। देवभूति है या नहीं है? क्या देवभूति नहीं है? पुष्यभूति शुंग तो फाउंडर हो गया ना। लास्ट रूलर कौन है शुंग वंश का? देवभूति है या सुषिमा है? कौन है? हैं? देवभूति है या कौन है बताओ? तो फिर पुष्यमित्र शुंग। हाँ तो क्या हो गया? ले पुष्यमित्र लग देता हूँ। ले पुष्पा अपनी जिंदगी जी ले बस पुष्यमित्र शुंग कर लिया। इसके बाद कौन है लास्ट में? कर्णवंश। कर्णवंश का फाउंडर कौन है? वासुदेव। वासुदेव। लास्ट शासक कौन है? सुषमा। 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 ठीक है, ये इस तरह से आपको आने चाहिए। और आपको यहां से लगभग 20 प्रश्न मिलते हैं। पहले तो ये वन बाय करते हुए, फिर इसके फाउंडर के साथ साथ करते हुए, फिर इसको मैचिंग के साथ करते हुए, फिर इनके लास्ट रूलर के साथ करते हुए। इस तरह से आप ढूंढेंगे तो 20 क्वेश्चन निकल। यही टेबल मैंने अभी तक आपको समझाई है। क्या रजनी जी समझ आ रहा है क्या? है? हाँ विशाल बाबा पक्का? तो बता, मगध पर पहले राज करने वाले 3 राजवंश कौन से हैं? हर्यक। बोर्ड पे नहीं देख, मैं देख रहा हूं तुझको। शिशुनाग। अरे तीसरा मौर्य तोड़ना है। नंद वंश है। ठीक है, दीपू का है? दीपू लास्ट के 3 बता। हाँ, मौर्य, शुंग वंश, बस हो गया 3। यही तो होना चाहिए। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए आपको। मगध पे राज करने वाला दूसरा राजवंश कौन है? मगध पे राज करने वाला शूद्र वंश कौन सा है? शुंग वंश।
कौन सा? नंद वंश। ये शूद्र वंश है ना, याद रखना, ये शूद्र वंश है, शूद्र वंश है, ठीक है। और ये जो शुंग वंश है, ये कौन सा वंश है? ब्राह्मण वंश है, ये ब्राह्मण वंश है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मौर्य भी क्षत्रिय नहीं है, बौद्ध ग्रंथ जो है इसको क्षत्रिय नहीं मानते, बौद्धिज्म जो ग्रंथ है वो इसको शूद्र मानते हैं, लेकिन फिर भी हम तो ये जो मौर्य वंश था ये किससे क्षत्रिय था? क्रम से, क्रम से क्षत्रिय था भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किसकी रक्षा करी थी? मगध की प्रजा की रक्षा करी थी, इसीलिए वो क्रम से क्षत्रिय हो जाते हैं मौर्य, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्षत्रिय ही क्षत्रिय कहलाने लग जाते। लेकिन हर्यक वंश और शिशुनाग वंश ये दोनों क्षत्रिय हैं, प्योर क्षत्रिय हैं। कर्ण वंश भी प्योर क्षत्रिय, ठीक है। ये आपके राजवंश मगध के हो गए। अब इसी मगध के बाद में क्या होते हैं? विदेशी ताकतें हमारे पर आने लग जाती हैं और कुछ नए वंशों, राजवंशों का उदय होता है, जिनको हम देखते हैं। और भी राजवंश आएंगे भारत के, जितने की जहां जहां भी चलेंगे। अगला वंश आता है जिसका नाम आता है सातवाहन। सातवाहन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? शिमुख है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? शिमुख है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप। सातवाहन वंश जो है इस एरिया में रूल करने लग गई है, मगध वाले एरिया के छोटे से टुकड़े में, मगध से बाहर आके ये नर्मदा वाले एरिया के अंदर, विंध्याचल पर्वत वाले में एरिया में रूल करने लग गए, जिनका नाम क्या है? सातवाहन, ठीक है। अब अगर उत्तर भारत के किसी भी व्यक्ति को दक्षिण में जाना है तो उसको टैक्स किसको देना है? सातवाहन शासकों को देना था, इनसे परमिशन लेनी थी, इसीलिए इनको बोला जाता है दक्षिणापथ का स्वामी। हाँ, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का स्वामी बोला जाता है, दक्षिणापथ का स्वामी बोला जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है तो बीच में कौन है? सातवाहन शासक है, ठीक है। एक नदी है और एक और नदी है, उन दोनों को आपस में जोड़ने वाला बीच में क्या हो जाएगा? स्थल भाग, ठीक है। लेकिन एक स्थल भाग है और दूसरा स्थल भाग है और बीच में नदी है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या बनाया जाएगा? पुल बनाया जाएगा। और यही चीज इस पे लागू हो जाती है। वो कौन सा राजवंश है जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक ब्रिज की भूमिका निभाई? सातवाहन, ठीक है। उत्तरापथ और दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, पथ तो समझते हो ना, पाथ है ना। दक्षिणापथ के मध्य पुल का कार्य किया, पुल का कार्य किया, ठीक है। इन लोगों ने, कौन सा वाला राजवंश है? सातवाहन राजवंश है, ठीक है। हटा दूं, नेक्स्ट ले लो। लक्ष्मी ले लिया? जल्दी करो। अगला वंश बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे टाइम हो गया क्या तुम्हारा? अगली क्लास किसकी है? साइंस पढ़ोगे, ठीक है, बता देता हूं अगला अभी, ठीक है। अगला राजवंश है हमारे सामने, कौन? गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना कब होती है? 275 में। फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त, ठीक है। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट। संस्था, देखो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इंग्लिश में इसको चंद्रगुप्ता लिखते हैं, हिंदी में इसको चंद्रगुप्त लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में कौन है? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक कौन है इसका? विष्णुगुप्त है। गुप्त डायनेस्टी के बारे में कल मैंने बहुत चर्चा करी थी आप लोगों के साथ, है ना। आज मैं फिर एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं, काफी सारी चीजें बताई थी। गुप्त राजवंश का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? गोल्ड कॉइन, है ना, यही था ना, कल बताया था आपको मैंने। सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए किसने थे? इन्होंने चलाए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए इन्होंने, है ना, कुषाणों ने चलाए, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में चलाए उन्होंने, ठीक है।
ये गुप्त वंश है। और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति भी कौन आ गया आपके? चंद्रगुप्त आ गया। ठीक है, ये कॉइन्स है। ठीक है, और इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। समुद्रगुप्त जो इसमें एक शासक हुआ था, उसने एक इंस्क्रिप्शन लगाया था जिसका नाम क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने है? हरिश्चंद्र ने लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। ये आपको ऐसे दिखी हुई है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इसका ये पोर्शन है जिसको यूं वर्टिकल बताया गया है, ये हॉरिजेंटल है। समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, ये हॉरिजेंटल मतलब इसको 80 डिग्री से ऐसे इसको कैप्चर किया गया है। यूं कैप्चर कैसे किया गया? ऐसे कैप्चर किया गया है। और उस कैप्चर करने के बाद उस इमेज को इस तरह से रखा गया है। आप ये मत समझ लेना कि ये ऐसे सीधे लिखी हुई, ऐसे नहीं लिखी हुई, ऐसे गोलाकार में लिखी हुई है। ठीक है, और यही है आपकी प्रयाग प्रशस्ति है भैया। संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, तो संस्कृत लेकिन ब्राह्मी लिपि है। आप जो संस्कृत देखते हो वो देवनागरी लिपि में चलती है ना। देवनागरी लिपि केवल हिंदी के लिए नहीं चलती, देवनागरी लिपि संस्कृत के लिए भी चलती है। ब्राह्मी लिपि में क्या होते हैं? जो अक्षर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत बड़े शब्दों को एक साथ मिला के लिखा जाता है। और हम जो संस्कृत देखते हैं उसमें छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं। स्कूलम, आम, गच्छामी, अब टुकड़े टुकड़े करके आते हैं। लेकिन जब पहले लिखते थे तो वो पूरे बड़े शब्द को एक ही साथ लिख देते थे, सभी शब्दों को मिला के। ये आपका मेहरौली इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का, दिल्ली के अंदर है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में एक चाइनीज यात्री आया था जिसका नाम क्या था? फाइयान। ये है हमारा फाइयान, देखो उड़ता हुआ चाइनीज आदमी, ऐसा था फाइयान। और ये है उसकी रियल बुक जिसको फिर बाद में जो है कन्वर्ट किया गया था टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि उसने तो किससे लिखा था? डुबो डुबो के लिखा था, इंक से। फिर इसको क्या किया था? प्रिंट किया गया था, द ट्रेवलर्स ऑफ फाइयान। ठीक है, 399 टू 414 एडी, 319 से लेकर 414 तक का वर्ष का जो है वर्णन इसमें मिलता है। और ये बोलता है कि इंडिया क्या है? बुद्धिस्ट किंगडम है, बौद्ध राज्य है, शांति का राज्य है, ये बोल रहा है। ठीक है, और इस बुद्धिस्ट धर्म को अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो आज पूरी दुनिया में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार है, चाइना है ना। बुद्धिस्ट कंट्री है। ये आपके सामने आएगा। इसका ट्रांसलेशन करने वाला जो व्यक्ति है ये एच.जे. है, जिसका हमको नहीं याद रखना, हमको तो फाइयान का नाम याद रखना है। ये फाइयान है और ये आया किसके टाइम में था? इंडिया चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे आया था। फर्स्ट के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? फर्स्ट के टाइम पे आया था। फिर है एक, ये है बिलसेड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? गुप्त वंश की। कौन कौन शासक हुए थे इसमें मैंने बताया था, एक शासक का नाम नहीं मिलेगा, रामगुप्त का। बाकी सब के नाम मिलेंगे, केवल रामगुप्त का नाम नहीं मिलेगा। कारण भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। जूनागढ़ के अंदर एक इंस्टॉल्ड पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? गुप्त संवत की इंफॉर्मेशन देता है। और गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? 319 ईडी के अंदर। कैलेंडर है ये गुप्तास का, जो इस पे लिखा हुआ बाकायदा डेट के साथ। लेकिन ये 319 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये 319 संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कैसे? ऐसे आता है ना आपको, ऐसे 319 रोमन जो बोलते हैं अपन ना, ऐसे। फिर आपके सामने एरन इंस्क्रिप्शंस। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखी हुई है और इसमें सबसे पहले किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? अबाउट द सती ट्रेडिशंस। और किसने लगवाया था इसको? भानुगुप्त ने लगवाया था कि भाई हमारे राजवंश में भी कौन सी प्रथा चलती है? सती प्रथा चलती है। लुगाया हमसे बहुत ब्याह करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और जब हम मरने वाले होते कहती मैं ही मरूंगी साथ में। और आजकल के लुगायों को बोलो आए मर लात ना मैं बालू। अगर सासू गलती से ये कहते कि तेरे हस्बैंड के साथ तुझे जलना है तो वो कहती ला तेरे को मैं जलाऊं। तू तो नहीं गई ससुर के साथ, मेरे को भेज रही मेरे पति के साथ। ऐसी ऐसी हैं। ठीक है, इसके बाद में आ रही है आपके सामने वर्धन डायनेस्टी। और वर्धन डायनेस्टी की चर्चा करूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा इसके ऊपर। ओके, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या गाइस? अरे भाई साहब, कुछ पूछना है क्या? हैं जी?
पाइयान जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसमें, सही कर लेंगे उसको।